भारती। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्रकाश। प्रकाश से जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं हम सब आप लोग को बताएंगे। पहला प्रश्न है प्रकाश से कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरो के, सभी पारदर्शी माध्यमों के। पहला का जो आंसर होगा सभी पारदर्शी माध्यमों के, जो आंसर डी सही है। जब एकल तरंगदैर्घ्य सिंगल वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उस प्रकीर्णन स्कैटरिंग होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह परिघटना रमन प्रभाव कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन। तो प्रकाश सजावट के लिए जो काम आती है नियोन गैस काम आती है। ऑप्शन डी सही है। गैस विसर्जन नलिकाओं तथा लैंप गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर लैंप्स कृत्रिम प्रकाश स्रोत है जो किसी आयनाकृत गैस में विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन नलिकाओं में सामान्यतः कई नोबल गैस जैसे आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि अथवा इनका मिश्रण भरा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो 3 का आंसर लेजर बीम हो जाएगा सी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क धातु एवं प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है जिसका उपयोग ध्वनियाँ एवं दृश्य ऑडियो विजुअल्स को डिजिटल प्रारूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना को पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूस किया जाता है अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न है कि जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। पहला ऑप्शन है कि परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है कि विवर्तन पर परागमन की परिघटना के आधार पर। और चौथा ऑप्शन है कि अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। लेजर बीम जो होता है के प्रयोग में सूचना संग्रह के कारण सीडी पर अत्यंत सूक्ष्म स्पिरलाकार संरचनाएं स्पाइरल ट्रैक वॉरपिट्स बन जाती है। सीडी पर प्रकाश पड़ने पर ये संरचनाएं विवर्तन जाली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कार्य करता है जो प्रकाश की कुछ किरणों को अनेक मार्ग से प्रचलित कर देती है तथा कुछ किरणें चमकदार सतह से परिवर्तित हो जाती है। उपयुक्त दोनों कारणों से प्रकाश विभिन्न रंगों के कारणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे या व्यक्तीकरण के सिद्धांत पे। तो प्रकाश तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक से निर्मित एक अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली तथा खोखली नलिकाएं होती है। इसके माध्यम से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई प्रकाश किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो अपवर्तन के कारण आपतित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। छठा प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परासर में से किस परास में दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है कि 100 से 400 नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है कि 400 से 700 नैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 740 से 1000 नैनोमीटर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा का जो आंसर जो होगा 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए हम आगे देखते हैं कि ऐसा जो होता है क्यों होता है। सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण जिसको बोलते हैं प्रास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर और अवरक्त विकिरण जो होता है 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। अतः सौर विकिरण जो होते हैं वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनो तरंगदैर्घ्य प्रास में दिखाई देता है। लगभग सातवां प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है। प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में, सूक्ष्म तरंग के रूप में या विद्युत तरंग के रूप में। तो तंतु प्रकाशिका जो होती है प्रकाश तरंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशिकी फाइबर ऑप्टिक संचार एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान का प्रेषित किया जाता है। आठवां प्रश्न है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है। कांच में या निर्वात में या जल में या वायु में होती है। तो प्रकाश की गति जो है सबसे माध्यम कम होता है, कांच में होता है। ऑप्शन ये सही है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। अतः तथा उसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। जैसे निर्वात में बोला जाए तो 1.0 होता है, वायु में बोले तो 1.003 तथा जल में बोले तो 1.3 होता है और कांच का अपवर्तनांक बोले तो 1.52 होता है, न्यूनतम होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है उसका तरंगदैर्घ्य से होता है। प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 10वां प्रश्न है कि मृग मरीचिका का कारण है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का कारण है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर डी हो जाएगा। अगर इसके बारे में विस्तार हम पढ़ें तो एक प्रकार की प्राकृतिक दृष्टिभ्रम है। कौन? मृग मरीचिका, जिसमें व्यक्ति को दूर स्थिर वस्तुओं को उल्टे एवं बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क एवं रेगिस्तान के रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है जिससे इसके पास की वायु भी गर्म हो जाती है। फलस्वरूप वायु की ऊपरी परतों की घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो आपतित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। ये किरणें पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर उड़ने लगती है एवं ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है और पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या जलवाष्प। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूल और कण। ऑप्शन बी सही है। जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में होकर गुजरता है तो मार्ग से आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कणों के द्वारा
इसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हरा रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का या लाल रंग का? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक यानी कि 7.5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। इसलिए लाल रंग का सर्वाधिक दूरी से दिखाई देती है। इसके विपरीत जो होता है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। इससे बैंगनी की दृश्यता विजिबिलिटी सबसे कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, या आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट के वेग सबसे अधिक होता है? तो इनमें से जो सही है वो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ये सही है। प्रकाश की गति निर्वात वैक्यूम में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान होता है या कण के समान होता है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अशांता तरंग एवं अशांता कण के समान होता है। तो प्रकाश का विकिरणों की प्रकृति जो होती है अशांता तरंग एवं अशांता कण के समान होती है। ऑप्शन डी सही है। प्रकाश विकिरण तरंग जो होता है प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण दोहरी प्रकृति वेव प्रैक्टिकल डुअलिटी को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ कण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, परावर्तन आदि गुण प्रकाश की कण प्राकृतिक प्रैक्टिकल नेचर प्रदर्शित करती है। जबकि ध्रुवण, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रेक्शन आदि गुण प्रकाश की तरंगों की प्रकृति वेव नेचर प्रदर्शित करते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियों तथा कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। 16 है एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है इसकी आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो एक हरा चमकीला जो दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उच्च होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण हीरा अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। 17वां प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों नेक्ड इसे देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। क्यों? तापमान के कारण या पराबैंगनी विकिरणों के कारण? अवरक्त प्रकाश के कारण या इंद्रधनुष प्रकाश के कारण? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा अवरक्त प्रकाश के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया चरण है जब कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तथा अंधकार छा जाता है। इस समय सूर्य की ओर देखने से आंखों की कोई क्षति नहीं पहुंचती, परंतु इस दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आंखों की पुतलियां जैसे फैल जाती है।
ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हटाता है तो आंखें सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट की अधिक मात्रा अवशोषित कर लेती है, इस जिससे आंखों की अत्यधिक क्षति पहुंचती है। 18वां प्रश्न है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2, 1, 6 या अनंत? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनंत। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो एक दर्पण में बने उस वस्तु के प्रतिबिंब को परिवर्तित करके दूसरा दर्पण एक नया प्रतिबिंब बनाता है। ठीक इसी प्रकार पहला दर्पण भी दूसरे दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। परिणाम स्वरूप अनंतता सिद्धांत प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। 19वां प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्तियों की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पणों की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल या पीला? कौन दिखाई देता है? तो 20 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा। इंद्रधनुष का मध्य जो दिखाई देता है हरा दिखाई देता है। इंद्रधनुष एक मौसमी परिघटना है जो वातावरण से उपस्थित जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रेफ्रेक्शन तथा प्रकीर्णन, डिस्पर्सन के कारण होती है। इसमें प्रकाश निम्नलिखित कर्णक्रमों स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाती है: लाल, रेड, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमुनी तथा बैंगनी। स्पष्ट है कि इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होती है। जब लाल, नीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। जब नीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से सफेद प्रकाश प्राप्त होता है तो प्रकाश में 3 मूल या प्राकृतिक रंग लाल, हरा, नीला को बोला जाता है। इसको मिलाने से अनेक द्वितीयक रंगों जैसे सेकेंडरी कलर जैसे पीला, मैजेंटा आदि का निर्माण भी हो जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या दिखाई नहीं देता है? तो 22 का आंसर जो होगा डी होगा, दिखाई ये दोपहर में नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है कि दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षों की बूंदों में नहीं हो पाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न करता है, ये सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं, ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। डॉक्टर द्वारा रोगी के कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है। एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग छोटे वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण को अन्य
प्रयोग दाढ़ी बनाते समय एक श्रृंगार मेकअप के समय प्रयोग किए जाने वाले दर्पणों के रूप में वाहनों के हेडलाइट में, माइक्रोस्कोप एवं टेलीस्कोप आदि में किए जाते हैं। 24वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके, समतल अवतल लेंस का प्रयोग करके या समतल कांच लेंस का प्रयोग करके। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और नियर साइटनेस डेटनेस से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं साफ दिखाई देती है, परंतु दूर सामान्यतः 2 मीटर से अधिक की वस्तुओं धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्त, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कार में पीछे की यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर मेरे वीडियो लाइक भी नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर या दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू अधिक होती है, इसलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही कारण है कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने वाले दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण के भांति, उत्तल लेंस के भांति या अवतल दर्पण के भांति या अवतल लेंस के भांति काम करता है? तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति काम करता है। जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है, इसके भीतर वायु एवं बाहर जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जल से वायु बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब नॉर्मल से दूर तथा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार यह एक अवतल लेंस कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, दोस्त मेरा वीडियो का जो ऐसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको और देखने को मिले। प्रकाश के रंगों के अलग करने की क्या विधि है? पहला ऑप्शन है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पौधों को रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। 27 का आंसर ये हो जाएगा कि प्रिज्म के रंगों को अलग किया जा सकता है प्रकाश के रंगों को के भांति। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह है जो सामूहिक रूप से श्वेत रंग को देखने के कारण श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट कहलाता है। प्रिज्म कांच अथवा किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से निर्मित एक उपकरण है जिससे श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वह निम्नलिखित है। 7 रंगों में परिवर्तित स्कैटर्ड हो जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्टतः देख सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि लेंस का अमयांतर अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है कि निकट से किरणों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। चौथा ऑप्शन है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 28 का आंसर डी हो जाएगा कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया और हाइपरोपिया और फर साइडेडनेस
से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट मतलब क्लियर, जबकि निकट की वस्तुओं को धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि आँख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर, स्टोक प्रभाव पर, या जीमान प्रभाव पर, या रमन प्रभाव पे। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाली प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन रेड शिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 30वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे हैं एक विद्युत तरंगे या चुंबकीय तरंगे, या तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर विद्युत तरंगे। प्रकाश तरंगे क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो ऑप्शन सी सही है। प्रकाश तरंगे दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है। इस प्रकार प्रकाश तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं जो द्रव्यमान विहीन एवं ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में संचारित होती है। इन कणों को फोटोन कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ गर्म हो जाए, सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन इसमें टकराए या विद्युत अवशोषित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, विद्युत अवशोषित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है विद्युत अवशोषित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए। आंसर डी हो जाएगा। जब किसी पदार्थ, ठोस अथवा द्रव या गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि के संपर्क में आता है, तो वह पदार्थ उस विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, और हम बोलेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लें, और लाइक और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लगा। मेरा लास्ट प्रश्न है कि 32वां क्वेश्चन है, एक एंडोस्कोप है संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। एक एंडोस्कोप है, इनमें से कोई नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से डी आंसर होगा इसका। एंडोस्कोप जो होता है एक चिकित्सीय उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली तलिका होती है जिसमें एक प्रकाश स्रोत, एक वीडियो कैमरा जुड़ा होता है। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह हो गया, नाक आदि मार्गों से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।